हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल हिस्ट्री विद पूर्णिमा। और आज हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 8 पीजेंट्स, ज़मींदार एंड स्टेट्स। बेसिकली हम इसमें पीजेंट्स, ज़मींदार और स्टेट के बीच का रिलेशनशिप पढ़ेंगे और देखेंगे 16 से 17 सेंचुरी के बीच में वहाँ पे कैसे रिलेशनशिप्स थे लोगों के बीच अंदर, वहाँ पे कैसे लोग ग्रो कर रहे थे, एग्रीकल्चर कैसा था और वहाँ पे विमेन की क्या सिचुएशन थी, जो हमारे ज़मींदार थे वो क्या करते थे। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो बेसिकली अब इसमें क्या बता रखा है, इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। तो पेज नंबर 196 खोल लो। उधर बताया हुआ है कि 16 से 17 सेंचुरी के अंदर 85% जो पॉपुलेशन थी वो विलेज में रहती थी। अब विलेज में रहती है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे हमारा एग्रीकल्चर हो रहा है, वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं। नॉर्मल क्रॉप्स के साथ साथ हमारे कैश क्रॉप्स भी ग्रो हो रहे हैं, जिनसे हम बेच के और ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। समझ आया? अब ये सारी जो चीज़ें हैं, जो क्रॉप्स हैं हमारे, उसको हम ग्रो करते हैं, उसको ट्रेड के लिए बेचते हैं, उसको मार्केट्स में बेचते हैं, ताकि उससे हम अपना घर चला सके, मतलब विलेजर्स अपना घर चला सके और टैक्स पे कर सके, क्योंकि एक जगह पे रहने के लिए ऑफ कोर्स हमें हमेशा टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। और क्या बताता है कि इसी रीज़न से रूरल एरिया और अर्बन एरिया के बीच में भी रिलेशनशिप्स बने हुए थे। यही एक चीज़ थी जो टाउन को विलेज से कनेक्ट करती थी। समझ आया? ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब पहला टॉपिक आ जाओ, पीजेंट्स एंड द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक है, पेज नंबर 196। इधर क्या बता रखा है कि एग्रीकल्चर सोसाइटी की बेसिक यूनिट होती है विलेज, क्योंकि वहीं से सारा लेबर मिलेगा, वहीं से सारे लोग मिलेंगे और वहीं से सारे लोग हमारा ग्रो करके कैश क्रॉप्स ग्रो करके उससे हमें इन रिटर्न रेवेन्यू देंगे। और क्या पता चला कि पूरे साल ये कुछ ना कुछ काम कर ही रहे होते हैं। कभी सॉइल को टिल कर रहे होते, कभी सीड्स को फो कर रहे होते कभी कभी, और जब वो सीड बन के क्रॉप बन जाती है तो उसको हार्वेस्ट भी करते हैं। और जब वो अपने फ्री टाइम में वेले नहीं बैठते, मतलब खाली नहीं बैठते, वो कोई और काम करने चले जाते हैं। मतलब जैसे शुगर मिल्स हो गई, जैसे कि शुगर केन है, उससे हमें क्या मिलेगा, शुगर मिलेगा, तो वो उस फैक्ट्री में जाके काम कर लेंगे। ऑयल्स बनाने की जो फैक्ट्रीज होगी वहाँ पे जाके काम कर लेंगे एज अ लेबर, ताकि उनको वेजेस मिले और वो अपना लाइवलीहुड अच्छे से कर पाएँ। समझ आया? वो लोग कुछ ना कुछ काम पूरे साल कर रहे होते थे। और ये भी नहीं कि सिर्फ क्या कह सकते हो कि पूरे इंडिया के अंदर आपका जो एग्रीकल्चर है हो रहा है। नहीं, पूरे इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर कैसे हो सकता है? क्यों? कहीं पे डेजर्ट्स है, कहीं पे एरिड एरिया है ना, और कहीं पे डेकन्स है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे कोई लैंड जो है वो बैरन है, एक नंबर पूरी बैरन है, पूरी लैंड जो आपकी बैरन है, वहाँ पे कभी क्रॉप ही नहीं ग्रो हो सकती। तो फॉरेस्ट कवर भी है, तो हर जगह अलग अलग तरीके की लैंड है, तो हर जगह तो क्रॉप्स ग्रो नहीं होती, पर जहाँ पे होती हैं वहाँ हम देखेंगे कि कैसी क्रॉप्स ग्रो हो रही है, कौन कौन से तरीके की हो रही है, वो सारी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। उससे पहले फोर्सेस, सेम किसी हर चैप्टर के अंदर हमको एक चीज़ तो कॉमन मिलनी ही है, फोर्सेस। तो यहाँ के क्या फोर्सेस थे? बेसिकली यहाँ के फोर्सेस थे क्रोनोलॉजीज और डॉक्यूमेंट्स। क्रोनोलॉजीज क्या होती है? बेसिकली किसी भी चीज़ को, क्योंकि अब नेक्स्ट चैप्टर जो आपका 9th है वो तो कट चुका है, तो अब आपको क्रोनोलॉजीज तो अच्छे से कभी समझ ही नहीं आएगी, या फिर कह सकते हैं क्रॉनिकल्स। क्या कह सकते हो आप? क्रॉनिकल्स। क्रोनोलॉजीज छोड़ो, सॉरी, क्रॉनिकल्स। एक्चुअली मैं वर्ड भूल गई थी। क्रॉनिकल्स। तो क्रॉनिकल्स क्या होती है? किसी भी चीज़ को, किसी भी हाँ, पूरे इंडिया के अंदर कोई काम हो रहा है तो उसको आप जब डेट वाइज लिखते हो या फिर एक सीरीज़ ऑफ इवेंट लिखते हो, उसको हम बोलते हैं क्रॉनिकल्स। मतलब सबसे पहले आपने लिखा 1601 में क्या हुआ, फिर आपने लिखा 1602 में क्या हुआ, फिर आपने लिखा 1603 में क्या हुआ। आपने ये नहीं किया कि 1603 का पहले बता दिया, फिर 1607 का बता दिया, उसके बाद आप बता रहे 1600 के अंदर क्या हुआ था। आपने ऐसे नहीं करा, आपने सीरीज़ में लिखा, आपने डेट वाइज सारी चीज़ों को लिखा कि पहले साल में आपका एग्रीकल्चर हो रहा था, दूसरे साल में आपके ज़मींदार आ गए, तीसरे साल के अंदर आप वो रेवेन्यू लेने शुरू हो गया। आप सारी चीज़ों को एक सीरीज़ में बता रहे हो,
तो उसको हम बोलते हैं क्रॉनिकल्स। जब किसी भी इवेंट को आप सीरीज़ में लिखते हो तो उसको हम बोलते हैं क्रॉनिकल्स। और क्रॉनिकल्स में हम सबसे ज़्यादा इस चैप्टर के अंदर बात किसकी करेंगे? आइन की। किसके? वेट, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो, नहीं आ रहा कमेंट में बता देना। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले डाउट्स ही क्लियर होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्रॉनिकल्स में आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट आएगी आपकी अकबर नामा। मतलब हम अकबर की जो बुक है उसके बारे में पढ़ेंगे, अकबर नामा। अकबर नामा के अंदर भी हम सिर्फ एक सेक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है आइन ए अकबरी। मतलब आपकी जो अकबर नामा है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, और आईनी अकबरी उसका 3rd पार्ट है जिसके अंदर हमें सारा ज़मींदार, स्टेट्स और रेवेन्यू, एग्रीकल्चर, उन सारी चीज़ों के बारे में बता रखा है। तो आईनी अकबरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आइन का जो मेन पर्पज़ है वो क्या है? आइन का मेन पर्पज़ क्या है? इस पर पता क्या चलता है कि वहाँ पे सोशल हार्मनी है। आइन से पता चलता है कि अकबर के टाइम पीरियड पे पूरे स्टेट के अंदर सोशल हार्मनी थी, कोई अटैक्स नहीं होते थे, कोई सामने वाला अटैक नहीं करता था। क्यों? ये वो अपना एक टॉप व्यू दिखा रहा है कि अकबर इतना पावरफुल था कि कोई भी उस पर अटैक नहीं करता था। यहाँ पे सोशल हार्मनी थी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, सब पीसफुली रहते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ ब्यूटीफुली चल रहा है। समझ आया? दूसरा आपका आता है डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स जितने भी होते हैं, या फिर उसके अलावा आपके जो फरमान्स होते हैं, वो सारी चीज़ें जो उनसे भी हमें पता चलता है कि एक स्टेट कैसी सी है। पेज नंबर 197 उधर आपका बता रखा है, पेज नंबर 197 सेकेंड पैराग्राफ, उधर उसमें बता रखा है कि आइन अकबरी से हमें सारे चीज़ों के बारे में पता चलेगा, और सारी चीज़ों को अच्छे से रिकॉर्ड कर रखा है। वहाँ पे रेवेन्यू के लिए कैसे कलेक्ट करना है उसके लिए अलग अलग एजेंसीज भी बना रखी है, सब कुछ बताया हुआ है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया कि सेंट्रल पर्पस क्या है आइन का, तो उसमें बता रखा है कि सोशल हार्मनी है, कि रूलिंग क्लास जो है आपकी वो एक सोशल हार्मनी प्रोवाइड करती है पूरी कंट्री को, पूरी स्टेट को। और बता रखा है कि कोई भी रिवॉल्ट होते ही नहीं थे मुग़ल एम्पायर के अगेंस्ट, क्योंकि अकबर द ग्रेट है, हमने उसको टाइटल भी यही दिया ना, अकबर द ग्रेट। तो यही रीज़न है कि वहाँ पे कोई भी अटैक्स नहीं होते थे। उसके बाद और क्या बता रखा है कि ये जो व्यू है जो हम पढ़ रहे हैं वो एक टॉप व्यू है। हमें बस ऊपर ऊपर से पता है जो रूलिंग क्लास हमें दिखाना चाह रही है, हमें ये नहीं पता कि लोअर क्लास के साथ रियलिटी क्या थी। क्योंकि अकबरनामा लिखी किसने? उनके कोर्ट पोएट ने, अबुल फजल ने। तो उन्होंने तो अपने हिसाब से लिखी होगी, अकबर को महान दिखाने के लिए लिखी होगी। जैसे प्रयाग प्रशस्ति है वैसे ही अकबरनामा भी है, तो अबुल फजल ने जैसे लिखी तो उन्होंने अकबर को बहुत ही ग्रेट दिखाया ना, टॉप व्यू है। समझ आया? तो हमें ये नहीं पता कि जो हमारे जो लोअर क्लास है, गरीब लोग हैं, वो कैसा फील कर रहे थे, ये हमें नहीं पता। और कोई उन पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता था। वो लोग सिर्फ शहर के बारे में सिर्फ हमें इन्हीं नामाज या फिर बायोग्राफीज़ या ऑटोबायोग्राफीज से ही पता चलता है। उसके बाद और क्या पता चला हमें कि राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स थे उधर से पता चल रहा था कि कैसे रेवेन्यू कलेक्ट होता था, किस टाइम पीरियड पे, 17 से लेके 18 सेंचुरी में। और हमें पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रिकॉर्ड्स थे उनसे भी हमें पता चल रहा था कि एग्रीगेरियन रिलेशनशिप्स कैसे हैं ईस्टर्न इंडिया के अंदर। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रिकॉर्ड्स थे उससे हमें पता चल रहा था कि एग्रीगेरियन रिलेशंस कैसे हैं ईस्ट पार्ट में, इंडिया के ईस्ट पार्ट के अंदर वो रिलेशंस कैसे हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता चल रही थी। और हर जगह कहीं ना कहीं तो कॉन्फ्लिक्ट्स होने ही हैं, तो वो तो बहुत ही कॉमन है कि पीजेंट्स, ज़मींदार और स्टेट के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे ही। इतना समझ आया? हमें सोर्सेस समझ आए अभी तक, अकबरनामा मतलब क्रॉनिकल्स, डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद रेवेन्यू रिकॉर्ड्स जो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से हमें मिले, ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड्स जिनसे हमें पता चला कि एग्रीगेरियन रिलेशंस कैसे हैं ईस्टर्न इंडिया के अंदर। समझ आया? चलो नेक्स्ट टॉपिक, पीजेंट्स एंड देयर लैंड। बेसिकली पीजेंट्स को सबसे पहले बुलाते क्या थे उस टाइम पे? इंग्लिश में ऐसा पीजेंट्स तो नहीं यूज़ करते थे ना, तो उस टाइम पे हम पीजेंट्स को बुलाते थे, एक सेकेंड, चलो
उस टाइम पे हम पीजेंट्स को बुलाते थे रियात, क्या रायत, सॉरी रियात नहीं रायत, हम पीजेंट्स को बुलाते थे रायत और इसका प्लूरल हो जाता था रिया, मतलब इसको प्रोनाउंस कर लेना रियाया। समझ आया? इसमें समझने वाला कुछ भी नहीं था। ये इसका प्लूरल है या फिर इसको हम बुलाते थे मुजारियन। ये वर्ड मेरे को अच्छा लगता है, मुजारियन। ठीक है, हम पीजेंट्स को बुलाते थे इंडो पर्शियन सोर्सेज से। हमें कहाँ से पता चल रहा है? इंडो पर्शियन सोर्सेज से हमें पता चला कि हम पीजेंट्स को या तो बुलाते थे रायत या फिर हम बुलाते थे मुजारियन। तो अब यहाँ पे भी दो तरीके के मुजारियंस होते हैं, मतलब हमारे पास दो तरीके के पीजेंट्स हैं। सबसे पहला खुद खास्त और सेकंड पाहिर खास्त। पाही कास्ट, हाँ, खुद कास्ट और पाही कास्ट। यहाँ पे दो तरीके के हमारे पास पीजेंट्स होते थे, मुजारियन होते थे या फिर रायत होते थे। क्या? खुद कास्ट का मतलब जो पीजेंट अपने ही शहर में रह रहा है, अपनी ही जगह पे रह रहा है, उसके पास एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है जो उसका है, उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, उसकी खुद की कल्टिवेटिंग लैंड है, ठीक है, वो होता था खुद कास्ट। वहीं पे पाही कास्ट कौन होते थे? जो एक जगह से दूसरी जगह किसी रीज़न से माइग्रेट कर जाते हैं, या तो अपनी चॉइस से या फिर कहीं एक्सप्लॉइट हो रहे हैं कुछ ज़्यादा ही, तो उन रीजन्स की वजह से एक जगह से या क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से एक जगह से जब दूसरी जगह वो माइग्रेट होते हैं और दूसरों की लैंड पे काम करते हैं एज अ लेबर, उसको हम बोलते हैं पाही कास्ट। तो इस तरीके से नेक्स्ट पेज पे इस तरीके से हमारे पास दो तरीके के पीजेंट्स होते थे, खुद कास्ट एंड पाही कास्ट। ये बहुत ईजी है, समझ आ गया, 1 मार्कर्स। ओके, चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे बताए कि एक एवरेज पीजेंट के पास क्या क्या होता था। एक पेयर ऑफ बुल और वहीं पे 2 प्लोव्स। जिस एक एवरेज पीजेंट मतलब हर एक पीजेंट के पास कम से कम भी एक पेयर ऑफ बुल होती थी और 2 प्लोव्स होते थे। प्लोव्स मैंने आपको बताए थे ना चैप्टर नंबर 1 में, वो वहीं पर ही। अगर कुछ हम अगले नेक्स्ट लेवल पे जाएं तो और क्या क्या होता था कि हम किसी को एक अबव लाइन पीजेंट कह सकते हैं या फिर रिच पीजेंट कह सकते हैं। उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक थे, क्या उसके पास ऐसी क्या चीज़ होती थी जिसकी वजह से हम उसे कहते थे, तो अब हम वो देखते हैं। सबसे पहले गुजरात के अंदर बताया था कि जिसके पास 6 एकर्स की ज़मीन होती है। ये फैक्ट्स हैं, कुछ फैक्ट्स बता रखे हैं। तो गुजरात के अंदर बताया कि जिसके पास 6 एकर्स की ज़मीन होती है वो होता है एक एफ्लुएंट पीजेंट। वो एक होता है एफ्लुएंट पीजेंट, मतलब वो एक तरीके से रिच हो जाता है क्योंकि उसके पास 6 एकड़ की ज़मीन है। कहाँ? गुजरात के अंदर। वहीं पर हमें और क्या पता चला है कि बंगाल में जिसके पास 5 एकर्स की ज़मीन होती है, जिसके पास 5 एकर्स की ज़मीन होती है, वो एवरेज पीजेंट की लिमिट से ऊपर होता है। एवरेज पीजेंट की लिमिट से ऊपर होता है, मतलब कि थोड़ा सा मिडिल क्लास टाइप में आ जाएगा। और वहीं पर जिसके पास 10 एकर्स की ज़मीन होती है वो तो हो जाता है रिच पीजेंट। आपको समझ आया? ये फैक्ट्स हैं जिसमें बताया कि गुजरात के अंदर 6 एकड़ की ज़मीन वाले को हम एफ्लुएंट पीजेंट कहते हैं। वहीं पर बंगाल के अंदर 5 एकड़ जिसके पास होगी वो मिडिल क्लास में पहुंच जाएगा, एवरेज से थोड़ा ऊपर पहुंच जाएगा। और वहीं पर 10 एकड़ की ज़मीन रखने वाले को हम रिच पीजेंट कह देते हैं। और क्या पता चलता है कि ये एरिया 2 लोगों में डिवाइडेड है। तो हमें कैसे पता कि ये कैसे 2 लोगों के अंदर डिवाइडेड है? बेसिकली या तो वो अपने एरिया के ऊपर ब्रिक्स रख देते थे, मेरी ब्रिक्स को इग्नोर करें, या तो वो अपने एरिया के अंदर ऐसे ब्रिक्स रख देते थे या फिर वो घास लगा देते थे, ग्रास लगा देते थे कि लोगों को पता चल जाए कि इतना एरिया उनका है, 5 एकड़ ज़मीन इसकी है, 5 एकड़ ज़मीन इसकी है। और कोई रिच आ गया और इन्होंने ज़मीन ही खरीद ली तो वो पूरी की पूरी सी की ही हो जाएगी और ये पूरा 10 एकड़ उसका होगा, मतलब वो एक रिच पीजेंट है। कहाँ पे? बंगाल के अंदर। समझ आया? चलो
अब तो हमने ये देख लिया कि ठीक है पीजेंट्स होते हैं, उनके पास ज़मीन होती है, कितने 2 तरीके के पीजेंट्स होते हैं, खुद कास्ट एंड पाई कास्ट, ठीक है ना, वो कैसे होते हैं, ये सब चीज़ें हमने देख ली। फैक्ट्स भी देख लिए कि एवरेज किसको बोलेंगे, अबव एवरेज किसको बोलेंगे, रिच किसको बोलेंगे। नेक्स्ट आता है कि अब ठीक है लैंड तो है, अब कल्टीवेशन भी तो करना है ना उस पर, तो उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करी, इरिगेशन कैसे हुई, वो चीज़ भी तो देखनी है ना। तो अब हम उस टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक 198 इरिगेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो 3 फैक्टर्स होते थे। पहला एबंडेंस ऑफ लैंड, राइटिंग पे प्लीज़ इग्नोर करना। दूसरा अवेलेबल लेबर, तीसरा ये 3 फैक्टर्स होते थे जिसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर था या फिर इरिगेशन था वो अच्छे से हो जाता था। पहला एबंडेंस ऑफ लैंड, बहुत ही वास्ट एरिया पे हमारी लैंड है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है अवेलेबल लेबर बहुत ज़्यादा है क्योंकि 85% पॉपुलेशन का है विलेज में, उन सबको काम चाहिए। मोबिलिटी ऑफ पीजेंट्स कि वो सेम वही बात हो जाती है कि ठीक है वो एक जगह से दूसरी जगह ईजिली मूव कर सकते थे हमारे काम के लिए। तो ये 3 फैक्टर्स होते थे जिसकी वजह से हमारा जो इरिगेशन था वो होता था। अब कुछ और चीज़ें क्या बता रखी है कि यहाँ पे क्या क्या क्रॉप ग्रो होती थी, राइस होता था, व्हीट होता था, मिलेट होता था। ये स्टेपल फूड था जो हमेशा ग्रो होता था। अब राइस ग्रो करने की क्या कंडीशन थी कि राइस को क्या चाहिए होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी। राइस को ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए होता है। तो जिस भी एरिया के अंदर 40 इंचेस से ज़्यादा रेनफॉल होती थी ना एनुअली, वो राइस ग्रोइंग एरिया बन जाता था और वहाँ पर राइस उगा देते थे। 40 इंचेस से ज़्यादा MCQ में आ सकता है कि कौन से एरियाज में राइस ग्रो हो सकता है। 40 इंचेस वाले में 35 या फिर 50-55 ऐसे आ सकते हैं। तो 40 इंचेस और मोर जहाँ पे हो जाती थी रेनफॉल, उसको हम क्या कहते थे कि राइस ग्रोइंग एरिया, कि वो एरिया जो है आपका राइस ग्रोइंग एरिया बन जाता है। मेरी वीडियो चल रही है। गेट बंद कर देना, ढो जाना। चाची है, चाची वो सो रहा था, मैं बना ही रही थी तब से। गेट बंद करके जाओ। और मॉनसून जो है हमेशा से इंडिया की बैकबोन रही है क्योंकि बारिश पे ही सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि कौन सी जगह पे कितना क्या चीज़ ग्रो करेगी। उसके बाद उसके अलावा भी एडिशनल वाटर फैसिलिटीज़ भी थी। कैसे, जैसे कि हमारी जो कैनल्स थी नॉर्थ इंडिया के अंदर, नई नई कैनल्स को बनवाया गया था और जो पुरानी थी उनको रिपेयर भी करा गया था। जैसे शाह नहर नाम की एक कैनाल है, कहाँ पे, आपके पंजाब के अंदर, जिसको रिपेयर भी कराया गया था। किसके थ्रू? शाहजहाँ के थ्रू उसको रिपेयर कराया था ताकि इरिगेशन अच्छे से हो पाए। और टेक्नोलॉजी, अब आती है हमारी टेक्नोलॉजी। क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करी थी? तो वहाँ पे बेसिकली कैटल की जो एनर्जी थी उसको हार्नेस किया गया था कि कैटल की एनर्जी से सारे काम करे जाएँ, कि जिससे ह्यूमन की जो एनर्जी है वो थोड़ी बच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस वो लोग कर पाएँ। उसके अलावा और क्या बताया था? वुडन प्लोव होते थे जिसके आगे आयरन की टिप लगा देते थे कि जिससे जो आपकी ये आयरन टिप होती थी, जिससे जो आपकी सॉइल है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम डिग कर पाएँ और सीड्स को अच्छे से सो कर सकें। उसके अलावा और क्या था? वहाँ पे होइंग और वीडिंग भी होती थी। ठीक है, समझ आया? उसके बाद एक क्रॉप और ग्रो होता था। क्या? वो था टोबैको। अकबर के अकबर के जब लास्ट टाइम चल रहा था ना, मतलब वो डेथ के जब सबसे ज़्यादा पास था, तब जाके ना टोबैको आया था। अब वो टोबैको तो हुक्का के अंदर यूज़ होता है। वो एक ऐसा है कि जिससे नशीला पदार्थ टाइप का है, जिससे लोग, जो हमारी जनरेशन है वो ख़राब हो सकती है। तो जहांगीर ने क्या किया कि उसको बैन कर दिया। ये आपका फोर्स मतलब दे रखा है 200 पेज के ऊपर कि जहांगीर ने उसको बैन कर दिया कि ये क्रॉप ग्रो नहीं होगा वरना हमारी जनरेशन ख़राब हो जाएगी।
जहांगीर ने ये किया कि हमारी जो जनरेशन है वो ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए उन्होंने टोबैको को बैन कर दिया। पर ऐसा नहीं दिख रहा था, टोबैको बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा था, हमें ये सोर्सेस से पता चल रहा है। और आज अगर हम लैंड को भी देखें तो हमें पता चल रहा था कि वहाँ पे टोबैको ग्रो किया जा रहा है। तो उनका जो ये बैन करने का तरीका था वो बहुत ही ज़्यादा इनएफिशिएंट निकला, और वो इजीली ग्रो हो रहा था और उसको ट्रेड भी कर रहे थे, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड भी कर रहे थे। चलो नेक्स्ट, एबेंडेंस ऑफ क्रॉप। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एबेंडेंस ऑफ क्रॉप। 16-17 सेंचुरी के अंदर राबी और खारिफ क्रॉप को ग्रो करा जाता है, ये तो सबको पता है। अभी भी राबी और खारिफ क्रॉप को ग्रो किया जाता है, और साल में कम से कम भी ये 2 तरीके की क्रॉप्स तो ग्रो होती ही हैं। उस टाइम पे भी यही था, मिनिमम से मिनिमम भी ये 2 क्रॉप्स ग्रो होती थी, जिसको हम बोलते थे 2 फसल। और कभी कभी ऐसा होता था कि एक ही लाइन 3-3 क्रॉप्स को भी ग्रो करते थे, एक ही लाइन में 3-3 क्रॉप्स को भी ग्रो करते थे। और हमें क्या पता चल रहा था कि आइन, जो हमारी बुक है आइने अकबरी में, जो हमारी आइने अकबरी का वो सेक्शन है आइने अकबरी, उससे हमें क्या पता चल रहा था कि आगरा के अंदर 39 वैरायटी के क्रॉप्स को ग्रो किया जाता था एनुअली। आगरा में 39 को ग्रो किया जा रहा है, दिल्ली में आपकी 43 क्रॉप्स ग्रो करती हैं, और बंगाल के अंदर मिनिमम से मिनिमम भी 50 वैरायटी जो है आपकी राइस की ग्रो करती है। सिर्फ एक सिंगल राइस की भी जो वैरायटी है वो मिनिमम से मिनिमम भी 50 वैरायटी के राइस को ग्रो करते थे। लो क्वालिटी से लेके हाई क्वालिटी तक के सारे तरीके के राइस सिर्फ बंगाल के अंदर ग्रो करते थे। समझ आया क्या? आगरा में 30 तरीके के क्रॉप्स को ग्रो किया जा रहा है, दिल्ली में आपके 43 तरीके के क्रॉप्स 43 वैरायटी के क्रॉप्स को ग्रो किया जा रहा है, और बंगाल के अंदर सिर्फ राइस की ही 50 तरीके की वैरायटी अवेलेबल थी। उसके अलावा और क्या, और कौन सी क्रॉप्स ग्रो हो रही थी? वो थी जिसने एक कामिल, जिनसे कामिल, वो होती हैं परफेक्ट क्रॉप्स। जिनसे कामिल कौन सी क्रॉप्स होती है? परफेक्ट क्रॉप्स होती हैं। उसमें कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं? आपकी शुगर केन आती है, आपकी कॉटन आती है, ऑयल सीड्स आते हैं, ये सारे होते हैं जिनसे कामिल क्रॉप्स, परफेक्ट क्रॉप्स। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? परफेक्ट क्रॉप्स जो ग्रो होती थी। और क्या बता रखा है? क्रॉप्स को ग्रो किया जाता था स्वाथ पे। कहाँ पे? स्वाथ पे, SWATHE। वहाँ पे क्रॉप ये वाली ग्रो होती थी, डेक्कन प्लेट्यू पे होती थी। और बंगाल में क्या ग्रो किया जाता था? शुगर, मतलब वैरायटी किसकी? राइस की भी, और शुगर भी उधर ही ग्रो कर रहे थे। समझ आया? इतने तरीके की क्रॉप्स को ये लोग यहीं पर ही ग्रो कर रहे थे। ऑयल सीड और लेंटिल्स को भी ग्रो किया जाता था। इसके अलावा कुछ ऐसी क्रॉप्स भी थी जो कंट्री के बाहर से भी आई थी। कैसे? जो मेज़ है, मक्का जिसको हम कहते हैं, वो इंडिया में नहीं था, वो अफ्रीका और स्पेन से आया था। इंडिया के अंदर मेज़ का इंट्रोडक्शन हुआ था 17वीं सेंचुरी में अफ्रीका और स्पेन के थ्रू। वहीं पर कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी थी जो इंडिया के अंदर आई थी न्यू वर्ल्ड से। कौन सी? टोमेटो, पोटैटो, चिलीज़। और फ्रूट्स में आए थे आपकी पपाया और पाइनएप्पल। अब न्यू वर्ल्ड क्या है? अमेरिका। याद रखना, न्यू वर्ल्ड कौन सी जगह है? अमेरिका है, जहाँ से हमारे को ये सारी क्रॉप्स मिल रही थी। आ गया समझ? नेक्स्ट, विलेज कम्युनिटी जो है, मतलब एक विलेज जो है 3 लोगों से बनता है। पहला आपके होते हैं कल्टीवेटर्स, दूसरा होता है पंचायत, और तीसरा होता है हेडमैन। इन 3 से मिलके हमारा जो विलेज है वो बनता है। अभी बस इतना समझो, विलेज कम्युनिटी वाला जो टॉपिक है उसके अंदर बस इतना ही समझो। इन 3 से मिलके हमारी विलेज कम्युनिटी बनती है। कौन? कल्टीवेटर, पंचायत एंड हेडमैन। उससे पहले अब हम नेक्स्ट टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि वहाँ पे कैसा सिस्टम था, लोग कैसे रह रहे थे इन द सेंस कि कैसा डिस्क्रिमिनेशन था उनके अंदर। पेज नंबर 201 में वहाँ पे अब इधर क्या बताया कि जो भी काम होते थे ना, उनको उनकी कास्ट के ऊपर बेस्ड काम मिलते थे। उनकी कास्ट और उनकी जो मेहनत होती थी ना, बेसिकली ज़्यादातर उनको जो भी लोग होते थे
काम जो होता था उनकी कास्ट के ऊपर बेस्ड काम मिलते थे कि अच्छा तुम अपर क्लास से चलो ये कर लो, लोअर क्लास से ये कर लो। तो अलग अलग वैरायटी, अलग अलग कास्ट को अलग अलग काम मिलते थे करने का। और इतनी सारी इतनी सारा जो लैंड अबेंडन थी, मतलब इतनी वास्ट उसमें हमारे पास लैंड है, तब भी कुछ सेक्शन जो था, कुछ सेक्शन लोगों का वो गरीब रह गया। मतलब एबेंडेंस ऑफ लैंड होने के बाद भी कुछ सेक्शन गरीब रह गया। क्यों रह गया, कैसे रह गया? बेसिकली रिच लोग हैं तो वो तो एक्सप्लॉइट करेंगे, डोमिनेट करेंगे लोगों को, है ना। तो इसलिए कुछ लोग ऐसे निकले कि आज जैसे दलित्स है मॉडर्न वर्ल्ड में, मतलब आज तो नहीं बट एक तरीके से मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जैसे दलित्स है, अनटचेबल्स है, वैसे ही उस टाइम पे कुछ कैटेगरीज थी जिनको दलित्स का दर्जा दिया गया था। आज के दलित्स उस टाइम पे क्या थे, अब वो देखते हैं। मुस्लिम्स के अंदर एक सबसे कास्ट हायरार्की जो होती है उसके अंदर सबसे निचला हिस्सा दिया था मुस्लिम्स की एक कम्युनिटी को, जिसको हम बोलते हैं हलाल खुरान। क्या बोलते हैं हम? ये किसके अंदर है? मुस्लिम्स के अंदर हलाल खुरान नाम की एक कम्युनिटी थी जिसको मुस्लिम्स के अंदर सोशल कास्ट हायरार्की के अंदर सबसे निचला हिस्सा दिया था। वैसे ही मल्लाज़ादास आपके हिंदुओं में आ जाते हैं, जो बोटमैन होते हैं। बोटमैन या सन ऑफ बोटमैन जो होते हैं उनको बोलते हैं मल्लाज़ादा, और उनको भी सबसे निचला हिस्सा दिया था हमारी कम्युनिटी में, जैसे कि आज हमारे दलित्स हैं। समझ आया? जैसे आज दलित्स है वैसे ही हमारे हलाल खुरान थे मुस्लिम्स के अंदर, और मल्लाज़ादा थे बोटमैन्स, जिनको निचला हिस्सा दिया। पर सबको नहीं दिया, कुछ ऐसे लोग थे जिनको ऊपरी हिस्सा भी मिला। कैसे? जो हमारे राजपूत थे उनको पीजेंट्स बोल दिया कि ठीक है तुम पीजेंट्स हो, मतलब थोड़ा सा अपर कास्ट कर दिया। और वहीं पे जो जाट्स थे उनको सबसे लोअर कास्ट का स्टेटस दे दिया कास्ट हायरार्की के अंदर। कौन सी सेंचुरीज में? 17वीं सेंचुरी के अंदर। वैसे ही गौरव्स की, ये सारे फैक्ट्स हैं, मैं बोल रही हूँ, मैं लिख नहीं रही, सुनते जाओ। वैसे ही गौरव जो थे उनको राजपूतों का स्टेटस मिला। गौरव नाम की जो कास्ट थी उनको राजपूतों का स्टेटस मिला। और एक सेकेंड, गौरव जो थे उनको राजपूतों का स्टेटस मिला, और वो करते क्या थे? कल्टीवेशन करते थे यूपी में। सेम टाइम पीरियड 17वीं सेंचुरी। क्या करते थे वो? कल्टीवेशन। वैसे ही आहिर, गुज्जर्स, मलीरोस जो थे उनको भी हायरार्की के अंदर एक स्टेटस मिला। क्यों? क्योंकि वो एक प्रॉफिटेबल काम कर रहे थे, जो कि था कैटल रियरिंग और हॉर्टिकल्चर। तो वो एक प्रॉफिटेबल काम कर रहे थे, उनके पास पैसा बहुत था, तो उनको भी स्टेटस मिला। वैसे ही सकदोब्स और कैवरतस, उनको भी पीजेंट का स्टेटस मिला। समझ आया? इन सब से हमें पता चला कि सिर्फ लोअर क्लास का दर्जा नहीं दिया लोगों को, कुछ लोगों को अपर क्लास भी बनाया, कुछ को लोअर क्लास बनाया। और ये होने के बाद भी मिडिल क्लास मिडिल ही रह गया, उसको ना ऊपर का हिस्सा मिला ना नीचे को, वो मिडिल क्लास रह गया। मिडिल क्लास में हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। ये सिर्फ अपर और लोअर क्लास के बीच का ही हिस्सा चल रहा था। समझ आ गया? चलो, अब विलेज कम्युनिटी में हमने किनको पढ़ लिया? कल्टीवेटर्स वगैरह को। अब हम पढ़ेंगे पंचायत और हेडमैन्स को। अब हम किसको पढ़ेंगे? पंचायत और हेडमैन्स। तो बेसिकली हेडमैन्स को, जो हेडमैन होता है उसको हम बुलाते थे मंडल। जो हेडमैन है उसको या तो हम बुलाते थे मंडल या फिर बुलाते थे मुकद्दम। मंडल या मुकद्दम हम बुलाते थे अपने हेडमैन को। अब उसके काम क्या होता है? वो अगर हेडमैन बना है तो ऑफकोर्स उसके कुछ काम भी होंगे। वो बेसिकली जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था गांव से, उस सब को सुपरवाइज करता था और लोगों के वेलफेयर के लिए उस पैसे को यूज़ करता था। क्या करता था? जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है उस सबको यूज़ करता था, उस सबको सुपरवाइज करता था और लोगों के वेलफेयर के लिए यूज़ करता था। पर हेडमैन की जो पोजीशन है वो तब तक रहेगी जब तक वहाँ के जो ओल्ड मैन हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जो बूढ़े अपर क्लास के लोग हैं, वो उसकी साइड ले रहे हैं। जैसे उस हेडमैन को उन्होंने साइड लाइन कर दिया, वो अपनी पोजीशन से हट जाएगा।
उसको कोई नहीं पूछेगा जब तक वहाँ पे कोई एल्डरली पीपल ना हो। समझ आया? विलेज के जो एल्डर्स हैं वहाँ, पेज नंबर 202 पंचायत एंड हेडमेन्स में आपका सेकंड पैराग्राफ, उसमें यही दिया हुआ है। ठीक है, चलो अब कुछ देख लेते कि अब हेडमैन के जो काम है वो क्या होते हैं, पंचायत के और हेडमैन जो पंचायत वगैरह है उनके काम क्या होते हैं, अब हम वो देखते हैं। सबसे पहला, सारा लोगों को वो वेलफेयर के लिए पैसा देगा, सैलरीज देगा लोगों को, और थोड़ा अपने लिए भी रखता है। ठीक है, ये सारे काम करता है। दूसरा, जब कोई फ्लड आ जाए या कोई नेचुरल कैलेमिटी हो जाए जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाती है, तो वो वहाँ पे फंड्स भी देता है कि ठीक है आप ये पैसा रखो और अपना घर चलाओ। वहीं पे कुछ कैनल्स हैं जिनको बनाता है, नई नई कैनल्स बनाता है, उनकी कंस्ट्रक्शन कराता है, और कुछ को रिपेयर भी कराता है, ये सारे काम करता है। समझ आया? तीसरा, वो कास्ट सिस्टम का ध्यान रखता है कि जिस तरीके से कास्ट सिस्टम बनाया उसी तरीके से कास्ट सिस्टम चलता रहे, उसमें कुछ भी हेर फेर ना हो या फिर कोई भी उस कास्ट सिस्टम को तोड़ने की ज़रूरत ना करे। फिर और क्या करता है कि कुछ लोग तो ऐसे थे कि वेस्ट इंडिया के अंदर, ईस्टर्न इंडिया के अंदर तो मंडल की या फिर मुकद्दम या फिर जो हेडमैन है, पंचायत है, उसकी आँखों के सामने ही शादियाँ होती थी, मतलब उसकी प्रेजेंस में शादियाँ होती थी, उसकी एब्सेंस में कभी शादी होती ही नहीं थी ईस्टर्न इंडिया के अंदर। समझ आया? अब कोई इंसान अगर गांव के अंदर कुछ गलत काम कर रहा है तो उस पर कुछ हैवी फ़ाइन दे देते हैं, या फिर उसको फ़ाइन दे देते हैं कि ठीक है तुम्हें इतना पैसा पे करना है, इतनी लैंड दे दो, ये कर दो, फ़ाइन दे दिया। वहीं पर अगर वो कुछ एक्सट्रीम जाके कुछ गलत काम कर रहा है तो उसको कभी कभी जैसे देश निकाला होता है ना, वैसे उसको शहर निकाला मिल जाता था कि मतलब तुम्हें ये शहर छोड़ के जाना पड़ेगा, तुम इस कास्ट सिस्टम से हट जाओ, अब तुम इस कास्ट में भी नहीं रहो, इस कास्ट सिस्टम में का पार्ट भी नहीं रहोगे, इस शहर में भी नहीं रहोगे, और कोई भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर वो एग्रीकल्चर कर रहा है तो वो यहाँ नहीं कर सकता, तो उसको बहुत ही ज़्यादा हेवी पनिशमेंट्स दे दी जाती थी। समझ आया? उसके बाद जैसे विलेज पंचायत होती है ना, विलेज पंचायत क्या, पूरे विलेज की एक पंचायत है। एक सेकंड को, जैसे विलेज पंचायत होती है ना, वैसे ही हर विलेज पंचायत ने अपनी एक खुद की जाति पंचायत भी बना रखी थी। मतलब एक इतनी बड़ी विलेज पंचायत है, उसके अंदर सबकी एक एक जाति पंचायत भी है। समझ आया? जाति मतलब कास्ट वाली, सबकी एक अपनी अपनी कास्ट वाली पंचायत भी है। समझ आ गया इतना? उसके बाद और क्या हुआ कि अगर कुछ सिविल डिस्प्यूट्स हो रहे हैं कुछ लोगों के बीच में, जाति पंचायत, जैसे कि राजस्थान में जो जाति पंचायत होती थी ना, डिफरेंट कास्ट के अंदर अगर कुछ डिस्प्यूट्स हो रहे हैं या सिविल डिस्प्यूट्स भी हो रहे हैं तो वो उसको भी रिजॉल्व कराती थी। ये उसका काम होता था। वो सारे जाति पंचायत जो होती थी बेसिकली वो थोड़ी सी लोअर होती थी विलेज पंचायत से, तो वो सारे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करा देगी एक्सेप्ट फॉर क्रिमिनल डिस्प्यूट्स। मतलब अगर कोई क्राइम कर रहा है, कोई किसी के साथ गलत काम कर रहा है या फिर उसको कुछ ऐसा क्रिमिनल कुछ कर रहा है, तो वो उसके डिसीजंस जाति पंचायत ना लेके विलेज पंचायत लेगी। समझ आया? जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट सारे ले लेती है, पर कुछ ऐसे होते हैं ना जो वो नहीं हैंडल कर सकते, उसके लिए उसको सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा। वैसे ही कुछ क्रिमिनल, जैसे कि आपके क्रिमिनल जस्टिस के लिए आपको हमेशा जाति पंचायत नहीं विलेज पंचायत के पास जाना पड़ेगा। समझ आ गया? चलो, अब और क्या होता था कि पिटीशंस भी लिखी जाती थी कम, कि जब ओवर होके इन्होंने लोग जैसे ओवर होके टैक्स लेते हैं, टैक्स कलेक्ट करते हैं, या फिर वो अनपेड लेबर की डिमांड करते हैं, जो सुपीरियर क्लास है, जो अपर क्लास है, वो अनपेड लेबर की भी डिमांड करती है, तो उसके लिए भी वो लोग पिटीशंस फाइल करते हैं कि नहीं यार ऐसे नहीं होना चाहिए, आप हमारी प्रॉब्लम्स को समझो, आप हमारे को ठीक करवाओ ये चीज़ें। तो वो इस तरीके से पिटीशंस भी लिखते थे, और बेसिकली ये लोअर क्लास ही सारी पिटीशंस को फाइल कराती थी। और हाँ, उनको गारंटीड जस्टिस भी मिलता था, पर वो डिपेंड करता था केस टू केस, किसका केस कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा जस्टिस होगा, पर कैसा होगा वो तुम्हारे केस पे डिपेंड करेगा। समझ आया? समझ आ गया? चलो,
चलो नेक्स्ट, विलेज आर्टिजन्स। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? विलेज आर्टिजन्स। बेसिकली यहाँ पे क्या होता था कि जो आर्टिजन्स होते थे और जो पीजेंट्स होते थे ना, उनकी जो डिस्ट्रिक्शंस होती थी वो फ्लूइड होती थी। मतलब पीजेंट्स आर्टिजन्स का भी काम कर रहे हैं, आर्टिजन्स पीजेंट्स का भी काम कर रहे हैं। वो दोनों काम करते हैं कि जब उन्होंने सीड सो कर दिया, अब एक टाइम तक वो हार्वेस्ट होगा, जो बीच का टाइम पीरियड होता है वो उसमें फ्री नहीं बैठते, वो उसके ऊपर कुछ क्राफ्ट वाले काम करने शुरू कर देते हैं, ज्वेलरी मेकिंग, क्लोथ मेकिंग या फिर पॉटरी, ये सारे जो चीज़ें होती हैं वो ये करने लग जाते हैं। मतलब वो फ्लूइड नेचर के हैं कि वो कुछ भी करे, वो एक दूसरे का काम कर सकते हैं। और इनकी कभी कभी जो आर्टिजन्स होते हैं हमारे, उनकी क्या परसेंटेज होती थी, वो इतनी हाई होती थी कि एक विलेज के अंदर 25% उन्हीं का होता था। समझ आया? क्या क्या काम करते हैं आपकी बुक में लिख रखे हैं कि जैसे डाइंग कर लिया, टेक्सटाइल प्रिंटिंग कर ली, बेकिंग कर ली, फायरिंग ऑफ पोट्री, मेकिंग एंड रिपेयर ऑफ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। तो वो ये सारे काम करते हैं, वो ये सारे काम करते हैं जब वो लोग फ्री होते हैं, क्योंकि एक सोइंग से हार्वेस्टिंग तक का जो टाइम पीरियड होता है, उसके टाइम पीरियड तक वो फ्री होते हैं और तब वो ये काम कर लेते हैं। समझ आया? अब क्या होता था कभी कभी, जैसे आर्टिजन्स जो हैं वो लोग इतना सारा काम कर रहे हैं, वो कुछ सामान बना रहे हैं, तो वो क्या करते थे कि वो लैंड ले लेते थे इन रिटर्न ऑफ देयर क्राफ्ट। मतलब उनको एक पीस ऑफ लैंड मिल जाता था उनके क्राफ्ट के लिए। महाराष्ट्र में यही हो रहा था कि वो जो काम करते थे उसके रिटर्न में उनको उनका जो क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था उसके रिटर्न में वो लैंड देते थे, ठीक है तुम्हारे इसका इतना वर्थ है और तुम इतनी लैंड ले लो। और उन आर्टिजन्स को हम बोलते थे मिरास या फिर वतन। उस लैंड को क्या बोलते थे? उस आर्टिजन की जो लैंड होती थी उसको या तो हम मिरास बोलते थे या फिर हम बोलते थे वतन। समझ आया? चलो, और क्या बताया है कि आर्टिजन्स जो हैं अपनी सिर्फ लैंड में नहीं, कैश में भी अपनी पेमेंट्स लेते थे। क्या? कैश में भी अपनी पेमेंट्स लेते थे। और उनके जो कमर्शियल क्रॉप्स थे, वो बेसिकली क्रॉप्स नहीं सॉरी कमर्शियल प्रोडक्ट्स थे, वो क्या क्या थे? कॉटन, सिल्क और इंडिगो। मतलब एक तरीके से जो इनके कैश क्रॉप्स जैसे होते हैं, कॉटन होता है, सिल्क होता है, इंडिगो होता है, इनसे जो सामान बना रहे हैं, तो इनका जो कमर्शियल प्रोडक्ट था वो था हमारा कॉटन, सिल्क और इंडिगो। वो इनसे सारा काम करते थे। चलो, और क्या बताया हुआ है कि यहाँ पे नेगोशिएटेड रेम्यूनरेशंस भी थी। मतलब कभी कभी ऐसा होता था कि लोग अपनी सर्विसेज के रिटर्न में गुड्स दे देते थे। मतलब कि हम तुम्हें सर्विस देंगे, तुम इन रिटर्न हमें पैसों की जगह कुछ सामान दे दो, कुछ दे दो। तो यहाँ पे ये चल रहा था 18th सेंचुरी में। हमें ये बताया भी कि जो ब्लैक स्मिथ्स थे, कारपेंटर्स थे, गोल्ड स्मिथ्स थे, उनको कुछ डाइट मनी दे देते थे, उनकी सर्विसेज में डेली अलाउंस देते थे, या कुछ भी थोड़ा बहुत सामान दे देते थे डेली वेजेस के हिसाब से। और उसको हम बोलते थे जजमानी सिस्टम। इससे क्या पता चला हमें कि ये जितना भी था ना कैश का, कि कैश में पेमेंट करनी है, बार्टर सिस्टम भी था ऑफ कोर्स, पर कैश में जो पेमेंट्स करनी है उसका हमें कैसे पता चला कि वो एंटायरली अननोन नहीं था। मतलब ये जो कैश पेमेंट्स हो रही हैं वो पूरी तरीके से लोग उससे अनफेमिलियर नहीं थे, कहीं ना कहीं वो हो रही थी। पर वास्ट या फिर लार्ज स्केल पे आपका क्या था? बार्टर सिस्टम। एक चीज़ लो और एक चीज़ दो, सर्विसेज की जगह गुड्स दे दो, गुड्स की जगह सर्विसेज ले लो, कुछ भी कर लो, वो सारी चीज़ें होती थी। समझ आया इतना? सॉरी, वो मेरी पहले की वीडियो में ना आवाज़ नहीं आ रही थी, तो इसलिए ये वाला पार्ट मैं दोबारा बना रही हूँ। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है विमेन इन एग्रीगेरियन सोसाइटी। बेसिकली विमेन का क्या रोल था एग्रीगेरियन सोसाइटी के अंदर, मतलब वो क्या रोल प्ले करती थी या वो कैसे रहती थी, हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले कि वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती थी। दो फैमिलीज़ होती है, एक होती है जॉइंट फैमिली और एक है न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली मतलब माँ, पापा
और 2 बच्चे, तो वो होती है न्यूक्लियर फैमिली। तो उसके अंदर ना हम सेग्रीगेट नहीं कर सकते कि विमेन सिर्फ घर संभालेगी और आदमी सिर्फ काम करेगा, वो ये नहीं कर सकते थे। तो इसलिए विमेन घर भी संभालती थी और एग्रीकल्चर फार्म पे भी, एरिया पे भी काम करती थी। वो फो करती थी, वो सीड्स को फो करती थी, वो थ्रेशिंग करती थी, वो वीडिंग करती थी, वो सारे काम करती थी। वो ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ घर के ही काम करेगी, एग्रीकल्चर एरिया के अंदर काम नहीं करेगी, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। पर जब विमेन अपने पीरियड्स पे होती है या फिर जब वो उनका मेंस्ट्रुएशन का टाइम चल रहा होता है, उस टाइम पर विमेन प्लो फील्ड्स के अंदर नहीं जा सकती। उनको अलाउ नहीं किया जाता था कि वो प्लो फील्ड्स के अंदर जाए। वैसे ही पान का जो जहाँ पे पान लीव ग्रो करती है ना, बीटल लीव जहाँ पे ग्रो करती है, वहाँ पे भी उनको जाना अलाउड नहीं था। कहाँ पर? बंगाल के अंदर मना कर दिया था कि जहाँ पे पान के पत्ते ग्रो करते हैं वहाँ पे वो लोग नहीं जा सकते। वैसे ही पॉटर्स के व्हील को भी वो टच नहीं कर सकती। कब? जब वो अपने पीरियड्स पर होती हैं। कहाँ पर? वेस्ट इंडिया के अंदर। समझ आया? और विमेन और क्या करती थी? वो यान को स्पिन भी करती थी, वो शिफ्टिंग भी करती थी, वो सारे काम करती थी। विमेन सारे के सारे काम करती थी आपके। पर और एक और अच्छी चीज़ क्या हो रही थी उनके साथ कि विडो की जो रीमैरिजेस थी उनको एक्सेप्ट किया गया था। ब्राइड की, लड़की की रीमैरिज को एक्सेप्ट किया गया था, पर वहाँ पे ब्राइड प्राइस भी देते थे। रीमैरिज तो करते ही थे और ब्राइड प्राइस भी देते थे। पर क्या होता था कि अब औरत है तो वो एक्सप्लॉइट तो होगी। तो जो गृहस्थी जो चलाते थे बेसिकली जो मेन होते थे, उनके थ्रू वो एक्सप्लॉइट होती थी। और उसके लिए वो पिटिशन्स भी फाइल करती थी कि हमारे साथ हमारे घर पे मेन जो है वो हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है, वो हमें मार रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो वो हमारे साथ गलत कर रहा है। तो विमेन जाके पिटिशन्स को फाइल करती थी। पर पिटिशन्स में फाइल करते तो वहाँ पे वो जो किस नाम से रजिस्टर हो रही है, वो हो रही है मदर ऑफ, सिस्टर ऑफ, वाइफ ऑफ, वो इन नामों से रजिस्टर करा जा रहा है। उनका कभी भी रियल नेम तो यूज़ ही नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल किसी का नाम शशि है तो ऐसा नहीं हो रहा कि इस पिटिशन को शशि ने फाइल किया, नहीं, उसके मदर ऑफ क्या आएगा कि मदर ऑफ कुमार, वाइफ ऑफ सतीश, ऐसा कुछ होता है। वहाँ पे उनको असली नाम कभी भी डिज़ाइन नहीं किया गया था। समझ आया? और क्या हो रहा था? विमेन, एक और पॉजिटिव चीज़ क्या है कि विमेन जो है प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकती थी, हिंदू मुस्लिम दोनों। साथ में वो मॉर्टगेज भी कर सकती थी उसका, या फिर उसको बेच भी सकती थी। ये हमें पता चल रहा था कि विमेन जो थी वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकती थी। साथ ही साथ वो लोग मार्केट्स के अंदर जो बेचने के, ख़रीदने के जो काम होते हैं, मार्केट्स के अंदर बहुत ही हाईली एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करती थी। ये था विमेन इन एग्रीगेरियन सोसाइटी। उनको किसी भी चीज़ से रोक टोक नहीं थी, पर एक्सप्लॉइट होती थी तो उनको वो पिटिशन्स भी फाइल कर सकती थी, जस्टिस भी मिलता था। पर किस चीज़ से वो उनका डेजिग्नेशन क्या आता था वो हमने देख लिया। ठीक है, समझ आ गया पूरा? और क्या चीज़ उनको अलाउड नहीं थी किस टाइम पीरियड पे? पीरियड्स के टाइम पे वो प्लॉट फील्ड्स के अंदर नहीं जा सकती, पॉटर्स व्हील को टच नहीं कर सकती, और पान जहाँ पे ग्रो करता है, पान की लीव्स जहाँ पे ग्रो करती है वेस्ट बंगाल में, वो वहाँ पे भी, वेस्ट बंगाल नहीं, बंगाल के अंदर वो नहीं जा सकती। समझ आया? चलो नेक्स्ट टॉपिक है पेज नंबर 208, फॉरेस्ट एंड ट्राइब्स बियॉन्ड द सेटल्ड विलेजेस। अब कि सिर्फ सेटल्ड विलेजेस में सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं हो रहा, 40% एरिया जो है ना वो फॉरेस्ट कवर का है। इंडिया के अंदर 40% एरिया आपका फॉरेस्ट कवर में जाता है, फॉरेस्ट में जाता है या बाकी जगहों पे जाता है। एग्रीकल्चर के लिए वो लैंड नहीं बनी होती। तो अब हम पढ़ते कि वहाँ पे क्या होता था। नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ वेस्टर्न के अंदर स्वाट्स थे, डेंस फॉरेस्ट थे जिनको हम जंगल बोलते थे, और स्क्रब लैंड होती थी जिसको हम बोलते थे खरबंदी। समझ रहे हो? इंडिया में हमारे पास स्वाट्स थे, डेंस फॉरेस्ट थे जिनको हम जंगल्स बोलते थे, साथ ही साथ हमारे पास खरबंदी थी जिसका मतलब होता है स्क्रब लैंड। वो इंडिया ईस्टर्न इंडिया के अंदर थी, सेंट्रल इंडिया के अंदर थी, नॉर्थ इंडिया के अंदर थी। ये सारी जगह पे ये तरीके की लैंड अवेलेबल थी। साथ में हमारे पास वहाँ पे डेक्कन प्लेट्यूज भी होते थे। इंडिया में एग्रीकल्चर लैंड के
साथ साथ हमारे पास बाकी की ये तरीके की लैंड्स भी अवेलेबल थी जहाँ पे अलग अलग चीज़ें होती थी। वहीं पर अब जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनको हम बोलते हैं जंगली। जंगली का मतलब, अब जंगली ये दिमाग में आता है तो कुछ अजीब से कपड़े पहने हुए अनसिविलाइज्ड लोग ऐसा ऐसा दिमाग में आता है, पर नहीं, वो बहुत ही सिविलाइज्ड थे, दिमाग से सोचने वाले थे, बहुत ही अच्छे से पढ़े लिखे लोग थे। जंगलीज का मतलब अनसिविलाइज्ड नहीं होता, ये क्लियर करा गया आपके बुक में। समझ आया कि हमारे जो जंगलीज थे वो वहाँ फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, उनको हम जंगलीज तो बुलाते हैं पर वो अनसिविलाइज्ड नहीं है। और क्या पता चलता है कि एक जगह है जिसका नाम है भिल। वहाँ पे अलग अलग सीजन्स के अंदर हम अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। क्या? फॉर एग्जांपल कि स्प्रिंग के अंदर हम फॉरेस्ट के जो रिजर्वेज होते हैं या फॉरेस्ट के जो रिजर्व्स होते हैं हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं। भिल के अंदर हम स्प्रिंग के अंदर फॉरेस्ट रिजर्व्स को कलेक्ट कर सकते हैं। वहीं पर अगर समर है तो हम वहाँ पे अच्छे से फिशिंग कर सकते हैं। इस एरिया के अंदर समर में हम फिशिंग कर सकते हैं, स्प्रिंग में हम फॉरेस्ट रिजर्व्स को कलेक्ट कर सकते हैं, मॉनसून के अंदर हम कल्टीवेशन कर सकते हैं और विंटर और ऑटम के अंदर हम हंटिंग कर सकते हैं। समझ आया? इतना समझ आया कि इस एरिया के अंदर हम अलग अलग सीजन्स में अलग अलग काम कर सकते हैं। और बाबर ने एक चीज़ कही कि जो फॉरेस्ट एरिया होता है ना वो हमें गुड डिफेंस प्रोवाइड करता है। वहाँ से हम अच्छे से डिफेंस को ले सकते हैं कि मतलब हमारे पे कोई अटैक नहीं करेगा और हम अच्छे से वहाँ से पूरा हमारा डिफेंस हो जाएगा। ठीक है। और साथ साथ वहाँ पे एक कम्युनिटी थी परगाना नाम की, जिन्होंने टैक्स पे नहीं किया। परगाना नाम की एक कम्युनिटी थी जो बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न थी और वो रिबेल करती थी और उन्होंने टैक्स भी पे नहीं किया मुग़ल एम्पायर में। समझ आया? ऑफ कोर्स कहीं पे भी कोई भी रहता है, कोई ना कोई तो उनके अगेंस्ट जाएगा ही जाएगा, कोई ना कोई उनको रिवोल्ट करेगा ही उनके अगेंस्ट जाके। तो इसलिए यहाँ पे परगाना नाम की कम्युनिटी थी जिन्होंने टैक्स पे नहीं किया। समझ आ गया? बियॉन्ड द विलेजेस क्या कि यहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए लैंड नहीं, यहाँ पे स्वाट्स भी हैं, यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट भी है, यहाँ पे आपके खरबंदी भी है, यहाँ पे आपके डेक्कन प्लेट्यूज भी, यहाँ पे सब कुछ है। ठीक है। और 40% एरिया आपके फॉरेस्ट ने कवर कर रखा है। आगे हम पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलता था। ठीक है, चलो समझ आ गया। नेक्स्ट टॉपिक, इनरोड फॉरेस्ट, इनरोड इनटू फॉरेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक आपका ये है। क्या? इसके अंदर क्या होता था कि एलिफेंट्स जो होते थे ना, फॉरेस्ट पीपल उसको एज अ टैक्स एज अ रेवेन्यू आपकी स्टेट को दे देते थे। एलिफेंट्स को एज अ टैक्स दिया जाता था स्टेट को, किसके द्वारा, किसके थ्रू? हमारे फॉरेस्ट पीपल के थ्रू एलिफेंट्स को दे देते थे कि ठीक है हम टैक्स नहीं पे करेंगे, आप हमसे एलिफेंट्स ले लो, ये हमारा टैक्स हो गया। और एलिफेंट्स तो आप लोगों ने अशोक के टाइम पे भी पढ़ा था कि आर्मी में कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। समझ आया? ठीक है। इसके अलावा और क्या होता था, यहाँ पे हमें पेंटिंग्स मिली, छोटे छोटे सीन्स डिस्क्राइब करते हुए, कभी वॉर के, कभी हंटिंग के, कभी अलग अलग चीज़ों के छोटे छोटे सीन्स भी डिस्क्राइब करते हुए हमें पेंटिंग्स मिलती थी कि वहाँ के लोग करते क्या हैं। हंट को चलो नेक्स्ट। अब और क्या समझ आया कि पेंटिंग्स मिली, सब कुछ मिला। और इससे भी क्या पता चलता था कि यहाँ पे कितनी हारमोनियस रेन थी। रेन मतलब राजा का एक टाइम पीरियड, मतलब इस टाइम पीरियड पे लोग कितने हारमोनी से रहते थे, कितने अच्छे तरीके से रहते थे, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ से पता चल रही थी। नेक्स्ट, और हमें फॉरेस्ट से और क्या क्या चीज़ें मिल रही थी? वहाँ से हमें मिल रहा था गमलैक। फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिल रहा था? गमलैक, जो कि ओवरसीज़ से इंपोर्ट किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था। इंपोर्ट नहीं, सिर्फ एक्सपोर्ट किया जाता था गमलैक को फॉरेस्ट एरिया से। वहाँ पे एक कम्युनिटी थी पंजाब के अंदर, लोहानीज़ नाम की कम्युनिटी थी जो अफ़गानिस्तान तक कोई चीज़, पर्टिकुलर चीज़ को एक्सपोर्ट करती थी। तो इसके थ्रू हमें पता चला कि इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में भी ट्रेड हो रहा था। और कौन कौन सी चीज़ें हमें ट्रेड में मिल रही थी? हनी मिल रहा था, वहाँ से हमें बीज वैक्स मिल रही थी, गमलैक मिल रहा था। एलिफेंट को भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा जा रहा था। इंपोर्ट नहीं कर रहे थे, सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे थे ये सारी चीज़ें। एलिफेंट्स को भी करा जा रहा है क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर अवेलेबल होंगे अच्छी क्वालिटी के एलिफेंट्स या फिर सिर्फ एलिफेंट्स, तो उनको भी एक्सपोर्ट करते थे बाहर के शहरों में।
अब अगर ज़मींदार बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बेसिकली अगर आपको ज़मींदार बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। या फिर किंग बनना है तो आपके पास बेसिकली आर्मी होनी चाहिए, एक बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग आर्मी आप लोगों के पास होनी चाहिए, तभी आप ज़मींदार बन सकते हो। वैसे ही सिंध के अंदर एक ट्राइब थी जिसके पास 6000 की कैवलरी और 7000 की इन्फेंट्री थी, तो मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग ट्राइब है। वैसे ही असम में हम सब ने इंस्टाग्राम पे रील्स में भी देखा कि अहोम किंग्स कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, या फिर हमने बुक्स में भी पढ़ा है कि अहोम किंग्स कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। तो उनकी इतनी कैसे पावरफुल है? आर्मी की वजह से ना। तो वो किंग को अपनी आर्मी देते थे कि जाओ हमारी आर्मी लो और तुम लड़ाई कर लो, तुम जीत आओगे क्योंकि हमारी आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो किंग को वो अपनी आर्मी प्रोवाइड करते थे और इन रिटर्न किंग उनको लैंड दे देता था कि इतना पर्टिकुलर एरिया आप अपने अंडर रख लो, इन रिटर्न हमें वॉर के लिए, बैटल के लिए हमें अपनी आर्मी दे दो। समझ आया? और ऊपर से क्या कर दिया, अहोम किंग्स ने ये डिक्लेयर कर दिया कि वाइल्ड एनिमल का कैप्चर जो है रॉयल मोनोपोली है, कि वाइल्ड एनिमल का जो कैप्चर है वो एक रॉयल मोनोपोली है। और क्या पता चला कि कोच किंग थे जिन्होंने अपनी नेबरिंग सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ या फिर ट्राइबल किंग्स जो थे छोटे छोटे से, उन सबको हरा कर अपने अंडर रख लिया और ये बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट हो गए थे। 17th और 16th सेंचुरी के अंदर अपनी जितनी भी नेबरिंग ट्राइब्स थी उनको साथ साथ उनको हरा के अपने कंट्रोल में रख दिया था। किसने? कोच किंग ने। इतने पावरफुल थे ये। समझ आया? अब एक चीज़ और कि हमने शुरुआत से क्या पढ़ा है कि जो ज़मींदार होते हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इनके डिफेंस में भी लोग आए, भक्ति सेंट्स, याद है ना भक्ति सूफी ट्रेडिशन के अंदर। तो भक्ति सेंट्स जो थे इन्होंने बताया कि नहीं ये ऐसे नहीं है, ये बहुत ही पीसफुली रहते हैं, बहुत अच्छे से उनको ट्रीट करते हैं, सब कुछ करते हैं। साथ साथ जो पीजेंट्स थे आपके, जो आपके थके हारे परेशान पीजेंट्स थे, स्टेट के थ्रू जो परेशान होके आए थे, उन्होंने भी ज़मींदार का साथ दिया कि नहीं वो अच्छे से ट्रीट करते हैं, हमें लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ करते हैं, अगर हमारी ज़रूरत है तो वो हमें समझते भी है। तो पीजेंट्स ने और भक्ति सेंट्स ने ज़मींदार का साथ दिया कि वो एक्सप्लॉइट नहीं करते, वो अच्छे से हमें ट्रीट करते हैं। समझ आया? चलो नेक्स्ट टॉपिक, पेज नंबर 211, द ज़मींदार्स। इससे पता चलता है कि ज़मींदार फिर से बनने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। बेसिकली 2 फैक्टर्स होने चाहिए कि जिसके थ्रू आप ज़मींदार बन सकते हो। पहला होता है कास्ट और दूसरा होता है कि आपके क्या खिदमत करोगे, क्या या फिर क्या सर्विसेज प्रोवाइड करोगे स्टेट को। जितने अच्छे से आप सर्विसेज प्रोवाइड कराओगे उतनी जल्दी आप ज़मींदार बन सकते हो। और ऊपर से कास्ट, आप अपर कास्ट के होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी या फिर क्या क्या चीज़ें ज़मींदार के अंडर आती थी। सबसे पहले मिल्कियात। मिल्कियात क्या होती है? प्रॉपर्टी। उनके पास प्रॉपर्टी होती है। समझ आया? दूसरा क्या काम करना होता था उनको रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था। थर्ड, उनके पास मिलिट्री के रिसोर्सेज के एक्सेस था, मिलिट्री रिसोर्सेज पर उनका एक्सेस था। चौथा, उनके पास फोर्ट्रेसेस और अपनी आर्मी होती थी। बेसिकली उनके पास मिल्कियात होती है, मतलब प्रॉपर्टी, उनके पास उनके अपने फोर्ट्स होते हैं, आर्मी होते हैं और मिलिट्री के रिसोर्सेज पे एक्सेस होता है। और वो काम क्या करते हैं? बेसिकली वो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। किसी भी सिचुएशन में किसी भी तरीके से उनको रेवेन्यू कलेक्ट करना पड़ेगा। समझ आया? अब जो ज़मींदारी सिस्टम हो रहा था उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। ज़मींदार को हम ऐसे वीक तो नहीं रख सकते ना, ज़मींदारी सिस्टम, और या फिर ज़मींदार को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 4 चीज़ें होती थी। ठीक है, फिर से 4 चीज़ें होती थी। पेज नंबर 212 में आ जाओ। हाँ, 4 चीज़ें करनी पड़ती थी जिसके थ्रू आप ज़मींदारी सिस्टम को जो है स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। तो सबसे पहले कॉलोनलाइजेशन ऑफ न्यू लैंड्स। पहली चीज़ कि नई लैंड्स को अपने अंडर ले लो। दूसरा, अपने राइट्स को ट्रांसफ़र कर दो, किसी और के राइट्स को अपने अंडर ले लो।
ट्रांसफ़र करवा लो या कर दो, कि एक ही बंदे के पास बहुत सारे राइट्स होंगे तो फिर वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तीसरा कि स्टेट के ऑर्डर का वेट करो, कि कभी कभी स्टेट जो है ऑर्डर दे देती है कि ठीक है ये पर्टिकुलर इंसान ज़मींदार बन गया, ये स्ट्रॉन्ग है, ये है, वो है। और चौथा कि परचेज़ करो। समझ आया कि ये 4 फैक्टर से, ये 4 चीज़ों से आपका जो ज़मींदारी था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता था। और ये जो था ना, ये इनिशियल टाइम पे हो रहा था बहुत अच्छे से। तो कभी कभी क्या होता था, लोअर कास्ट भी इस काम में एंटर कर जाता है। कभी ऐसे होता है ना कि पहले परचेज़ करो, फिर सस्ते दाम पे महंगे दामों पे बेच दो, फिर बहुत सारी लैंड परचेज़ कर लो, तो ये कर करके वो अमीर बन जाता है। तो इस तरीके से वो लोग अमीर बन जाते थे और ज़मींदारी प्रोसेस जो है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता था। एग्ज़ाम्पल, राजपूत और जाट्स जो थे स्वात के, नॉर्थ इंडिया के अंदर जो रहते थे, स्वात जो थे, जिनको स्पेशली राजपूत और जाट्स जो थे उस कम्युनिटी में, वो थे इस चीज़ के अंदर, वो पावरफुल बन गए थे। उन्होंने ज़मींदारी प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग कर दिया। वैसे ही सकदोब्स नाम की भी एक कम्युनिटी थी जो पावरफुल ज़मींदार बन चुके थे, और वो सेंट्रल और साउथ वेस्ट बंगाल में रहते थे। याद रखना, सकदोब्स सेंट्रल और साउथ वेस्ट बंगाल में थे। राजपूत और जाट्स जो स्वात के थे वो आपके कहाँ रहते थे, नॉर्थ इंडिया के अंदर। समझ आया। अब ये और क्या करते थे कि इनकी मिल्कियत पे जो प्रोड्यूस होता था ना, उसको एज टैक्स देते थे। मतलब इनकी मिल्कियत क्या है, प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी वो लोग ऐसे घर बनाने के लिए पूरी प्रॉपर्टी थोड़ा ना यूज़ करेंगे, कुछ तो अपनी कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए भी रखेंगे ही ना। तो उसमें से जो प्रोड्यूस निकलता था उसका कुछ शेयर वो लोग दे देते थे एज अ रेवेन्यू, एज टैक्स, ठीक है। और वहीं पर वो लोग मार्केट्स भी सेटअप करते थे, जिसमें छोटे छोटे लोकल पीजेंट्स या फिर लोकल जो गरीब ज़मींदार वगैरह, गरीब पीजेंट्स जो है वो उन मार्केट्स के अंदर आते हैं और वो अपना प्रोड्यूस सेल करते हैं, और अपने खाने के लिए कुछ रखते हैं। समझ आया। इस तरीके से ये सारा इनका जो काम है वो हो रहा था। समझ आया। चलो, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका लैंड रेवेन्यू सिस्टम। समझ आया ना इतना? कोई भी प्रॉब्लम और डाउट हो तो कमेंट में बता देना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, और इससे पहले जो आपका विमेन इन एग्रीगेरियन सोसाइटी था वो भी इंपॉर्टेंट है। वो 8 मार्कर इसके अंदर आ सकता है, तो याद रखना कि उसको अच्छे से याद करके जाओ, कि उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। बेसिकली यहाँ पे ये पता चलता है कि किस तरीके से हमें रेवेन्यू कलेक्ट करना है, किस तरीके से हमारे को क्या स्ट्रैटेजीज़ बनानी है जिसके थ्रू हम लैंड का जो रेवेन्यू वो कलेक्ट कर पाए। बेसिकली उसके लिए होते थे दफ्तर्स, जिसके अंदर जो ऑफिशियल्स होते थे वो बैठ के काम करते थे, वो सारी चीज़ों को सुपरवाइज करते थे और देखते थे कि किस तरीके से हमें रेवेन्यू को कलेक्ट करना है। समझ आ रहा है। फिस्कल सिस्टम जो होता था उसको सुपरवाइज करते थे। फिस्कल सिस्टम क्या होता है, पब्लिक रेवेन्यू जो हर तरीके से हर फॉर्म के अंदर हमें मिलेगा। समझ आया। उसके लिए ये लोग डिसीसिव, इनके पास एजेंट्स भी होते थे जो अच्छे अच्छे डिसीजंस बनाते थे, राय देते थे राजा को कि इस तरीके से अगर आप लैंड का रेवेन्यू कलेक्ट करोगे या ये चीज़ें करोगे तो इस चीज़ों से आपके पास ज़्यादा रेवेन्यू आएगा। वो ये काम करते थे। समझ आया। अब यहाँ पे क्या होता है, लैंड का जो रेवेन्यू होता है वो कलेक्ट करने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले आप एक चीज़ सोचते हो कि आपके पास कितना जमा होगा। मतलब इस साल हमें 1 करोड़ रेवेन्यू लेना है और आपको हासिल कितना हो रहा है आप ये देखोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 50 लाख हो रहे हैं या फिर 75 लाख हो रहे हैं, तो ये होता है हासिल। आपने सोचा कितना था, आपने क्या जमा किया था कि हाँ आपके पास 1 करोड़ आएगा और मिला कितना, और हासिल कितना हुआ आपको, 50 लाख हुआ, 75 लाख हुआ, 80 लाख हुआ। तो ये चीज़ें होती थी कि आप पूरे साल स्ट्रैटेजीज़ बनाते हो कि आपके पास इतना होना चाहिए था। ज़रूरी नहीं सारा टाइम लॉस हो, कभी आपको 1 करोड़ का 1 करोड़ भी मिल सकता है, कभी 1 करोड़ 1.1 CR मिल सकता है, ऐसा भी होता था।
पर ये होता था कि किसके क्या तरीके से आपको मिल रहा है, ये होता था लैंड रेवेन्यू के अंदर। और क्या होता था कि अकबर को इनके एजेंट्स जो थे उन्होंने कहा था कि अकबर को कुछ ऐसे तरीके सोचने चाहिए, कुछ इस ये तरीका अपनाना चाहिए कि जिससे कलेक्ट जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट हो पाए, चाहे कैश में हो काइंड में, वो दूसरी बात है। उन्होंने दोनों ऑप्शंस खोल दिए थे कि कैश में भी आप दे सकते हो, काइंड में भी दे सकते हो। काइंड मतलब इतना पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड आपका इतने रेवेन्यू के इक्वल है, ये ले जाओ। हमारे पास इतना गोल्ड पड़ा है, ये ले जाओ। ये हमारे पास एक प्रीशियस सिल्क की साड़ी पड़ी है, इतने वर्थ करती है, ये ले जाओ। तो हमारे जो पीजेंट्स थे उनके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल थे कि वो कैश में भी पे कर सकते हैं और वो काइंड में भी पे कर सकते हैं। और औरंगजेब ने तो ये तक कह दिया था कि एक विलेज के अंदर कितने कल्टिवेटर्स हैं, इस चीज़ का भी आप हमारा हिसाब लगाओ, इस चीज़ के भी अकाउंट्स बनाओ, रिकॉर्ड्स बनाओ, ताकि हमें पता चले कि कितनों से लेना, कितने से ले लिया और कितना मिला, वो सारी चीज़ें कर पाए। पर ऑफ कोर्स प्रॉपरली मेजर कर नहीं सकते थे और फॉरेस्ट एरिया भी होता था तो वो भी अनमेजर रह जाता था। समझ आया? ये था आपका लैंड रेवेन्यू सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक है फ्लो ऑफ सिल्वर। सिल्वर से हमारा मतलब ये नहीं ज्वेलरी, सिल्वर का मतलब है कॉइन्स, इसका मतलब है पैसा, कि इंडिया के अंदर पैसा कैसे आ रहा था। बेसिकली चाइना मेडिटेरियन सी से जब चाइना और मेडिटेरियन सी तक हम जब ट्रेड कर रहे थे तो हमारे पास एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ चुकी थी। और इंट्रोडक्शन जब हुआ हमारे न्यू वर्ल्ड का, न्यू वर्ल्ड मतलब अमेरिका का, जब इंट्रोडक्शन भी हुआ ना तो उससे भी हम लोग चीज़ें ट्रेड करने लग गए थे। हमने देखा था पपाया, बहुत सारे फ्रूट्स, टोमेटोज़, पोटैटोज़, चिलीज़, ये सारी चीज़ें न्यू वर्ल्ड से आ रही थी। तो उसका जब ट्रेड करेंगे या फिर हम अपने यहाँ से गम लैक भेजेंगे, बीस वैक्स बेचेंगे, ये सारी चीज़ों का जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा तो हमारे पास क्या आएगा? सिल्वर। हमारे पास क्या आएगा? सिल्वर आएगा। और सिल्वर का क्या मतलब होता है? हमारे पास आएंगे कॉइन्स, हमारे पास आएंगे कॉइन्स। तो अब हम देखते कैसे। ये तो चीज़ हमें पता चल गई कि मेडिटेरियन सी से लेके चाइना तक, न्यू वर्ल्ड तक, मतलब कि यूरोप तक जब इंडिया ट्रेड कर रहा था तो हमारे पास आ रहे थे कॉइन्स। और क्या हो रहा था कि इस टाइम, इस वजह से, इस ट्रेड की वजह से 16th से लेके 18th सेंचुरी तक हमारे पास एक रिमार्केबल स्टेबिलिटी थी। किस चीज़ की? अवेलेबिलिटी ऑफ कॉइन्स या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ मेटल करेंसी। इस टाइम पीरियड पे इतना हाई हो गया था सब कुछ कि हमारे पास इतने वास्ट क्वांटिटी के अंदर हमारे पास मेटल करेंसी अवेलेबल थी। और वैसे ही जियोवानी कैरियर एक इटालियन ट्रैवलर हैं जिन्होंने पूरा बताया है कि कैसे इंडिया के अंदर हमारे कॉइन्स आए, इंडिया के अंदर मेटल करेंसी किस तरीके से आए। जियोवानी कैरियर की बुक में लिखा हुआ है। वो कौन थे? एक इटालियन ट्रैवलर थे। और क्या टाइम पीरियड था? 1690। समझ आया? मतलब ऑलमोस्ट 17th सेंचुरी के अंदर उन्होंने बताया था कि इंडिया के अंदर किस तरीके से मेटल करेंसी की अवेलेबिलिटी हो रही है या फिर हाउ सिल्वर रीच्ड इंडिया। चलो अब लास्ट सेकंड टॉपिक बचा हुआ है, वो पढ़ लेते हैं। और उसके बाद एक छोटी सी ये है कि लिमिटेशंस क्या थी आईने अकबरी की। तो बेसिकली लास्ट सेकंड टॉपिक है आपका आईने अकबरी ऑफ अबुल फजल अलामी। बेसिकली अकबरनामा लिखी किसने थी? अबुल फजल ने। उसका थर्ड सेक्शन क्या था? आइन, मतलब आईने अकबरी। तो वो अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हुआ था। बेसिकली इसको कंप्लीट होते होते टाइम हो गया था 1598, मतलब ऑलमोस्ट 16th सेंचुरी। 2 साल पहले हमारी ये बुक कंप्लीट हुई थी आफ्टर 5 रिविजन्स। मतलब एक पर्टिकुलर बुक को लिखो, उसके बाद 5 बार उसको रिवाइज़ करते हैं। 5 बार तो नहीं, मतलब जितना भी मन होता है उतनी बार रिवाइज़ करते हैं ताकि देख पाए कि कोई एरर तो नहीं है, कोई कटिंग तो नहीं है, कोई लाइन गलत तो नहीं लिख दी राजा के बारे में, क्योंकि ये अकबर के बारे में है, राइट? अकबर द ग्रेट। अब उसके बारे में तो कुछ गलत नहीं लिख सकते। तो 5 रिविजन्स के बाद 1598 के अंदर फाइनली इस बुक को कंप्लीट किया गया था। और ये हमें बताती है कि कोर्ट को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जाता था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, आर्मी कैसी थी, सोर्स ऑफ रेवेन्यू या फिर सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या था, वहाँ पे लिटरेरी थी या नहीं थी, कल्चर कैसा था, रिलीजियस ट्रेडिशंस कैसे थे, सेक्युलरिज्म था या नहीं, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। क्योंकि मुग़ल एम्पायर है तो इस्लाम को ही मानेगा, तो हमें ये सारी चीज़ें इससे पता चल रही थी। और इस बुक के अंदर ना अलग अलग दफ्तर्स थे। दफ्तर्स का मतलब अलग अलग पार्ट्स थे। उसके अंदर भी हम 5 बुक्स के बारे में पढ़ेंगे।
बेसिकली इसके अंदर बहुत सारे दफ्तर थे जो फर्स्ट से लेके थर्ड तक तो हमें पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बता देती है। अब मैं ये सारा लिखूँगी नहीं, सुनते जाना और ख़ुद लिखना कि पहला दफ्तर जो मंजिल आबादी है वो हमें बताता था कि इम्पीरियल हाउस होल्ड कैसा है, राजा का जो हाउस होल्ड है वो कैसा है और उसको मेंटेन कैसे किया जाता है। तो पहला दफ्तर मंजिल आबादी जो हमें ये सारी चीज़ें बताता है। दूसरा दफ्तर है सिपा आबादी, इसके अंदर हमें सारी मिलिट्री, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर सर्वेंट्स के इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई वो सारी चीज़ें बताती है। और क्या बताती है कि राजा ने क्या क्या नोटिस दिए लोगों को, शॉर्ट बायोग्राफिकल स्केचेस मिलते हैं इम्पीरियल ऑफिशियल्स के, मतलब बायोग्राफिकल स्केचेस मिलते हैं हमें किनके, इम्पीरियल ऑफिशियल्स के, और भी बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। उसके बाद थर्ड बुक जो है या फिर थर्ड दफ्तर जो है वो ये सारे ना आपको पेज नंबर 218 के अंदर ना पूरे पेज में मिल जाएगा, तो आप उसको अच्छे से रीड कर लेना क्योंकि कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। हाँ, तो थर्ड दफ्तर है आपका मुल्क आबादी, उसके अंदर हमें क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन मिलती है, मतलब स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन मिलती है, पाई चार्ट्स मिलते हैं, बायोग्राफ्स मिलते हैं, ये सारी चीज़ें हमें इसमें मिलती हैं कि जिससे हमें पता चलता है यहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, यहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, यहाँ के लोग कैसे हैं, कितना रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है और यहाँ की इकोनॉमी कैसी है, ये सारी चीज़ें हमें इससे पता चलती है। और उसके बाद उसके अंदर और 8 कॉलम्स दिए हुए हैं जिसमें है महल, किला, अज़ारी और नकादी, और ऐसे मिला के आपके पास 8 कॉलम्स आते हैं जिसमें पता चलता है कि और इसके अंदर क्या था, मुल्क आबादी के अंदर और क्या क्या दिया हुआ था। ये डिटेल में आप खुद पढ़ लेना क्योंकि ये 1 शॉट रिवीजन है। उसके बाद 4th और 5th बुक के अंदर हमें पता चलता है कि वहाँ पे रिलीजन कैसा है, लिटरेसी कैसी है, लिटरेरी क्या है और कल्चरल ट्रेडिशंस कैसे हैं, ये सारी चीज़ें हमें किस में पता चल रही हैं, 4th और 5th बुक के अंदर। लास्ट ये सारी चीज़ें चेक कैसे होती थी, ओरल ट्रेडिशन से क्रॉस चेक कर ली जाती थी कि जो चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं क्या वहाँ के लोग भी वही चीज़ मानते थे या नहीं, वो सारी चीज़ें हम देखते, तो वो हमें ओरल ट्रेडिशंस के थ्रू पता चल रहा था। लास्ट टॉपिक है लिमिटेशंस क्या थी आइन की, और उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म। तो अब जल्दी से सुन लो। 3 लिमिटेशंस थी आइन की। सबसे पहली लिमिटेशन थी कि क्वांटिटेटिव डाटा जो था ना हमारा वो हमेशा सही नहीं था। ऑफ कोर्स वहाँ पे नॉर्मल लोगों, ऐसे भी नहीं कि कुछ डिजिटली काम हो रहा है, तो क्वांटिटेटिव डाटा उस टाइम पे हमेशा एक्यूरेट नहीं होता था। दूसरा, डाटा को कभी भी यूनिफॉर्मली कलेक्ट नहीं किया गया था, ढंग से कलेक्ट नहीं कर रहे थे तो हमारे को पता भी नहीं चल रहा था। और तीसरा जो था ना कि और भी इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स थे जैसे कि प्राइसेस, वेजेस, ये सारी चीज़ें भी थी हमारे पास जिनको डॉक्यूमेंट नहीं किया गया, जिनको लिखा नहीं गया, जिनके थ्रू हमें पता चल सके कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन या वहाँ पे रहने वाले लोगों के साथ क्या हो रहा था। सिर्फ वहाँ का जो फुबास थे उनके थ्रू जो फिजिकल डाटा मिला जा रहा था उन्हीं पर ही हमें रिलाय करना पड़ रहा था। समझ आया? पहला, क्वांटिटेटिव डाटा जो था वो हमेशा एक्यूरेट नहीं था, हमेशा सही नहीं था। उसके बाद जो डाटा होता था उसको उन्होंने कभी भी यूनिफॉर्मली कलेक्ट नहीं किया। तीसरा, जो फुबास के थ्रू हमें फिजिकल डाटा मिल रहा था सिर्फ हमें उसी पर ही रिलाई करना पड़ रहा था। और दूसरे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जैसे कि वेजेस या फिर प्राइसेस चीज़ों के, उनको कभी भी इन्होंने नोट ही नहीं किया। तो हमें नहीं पता कि वहाँ पे अब क्या हो रहा था। जो चीज़ें हमें मिल रही हैं, जो ओरल ट्रेडिशन से हमें पता चल रहा था, सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे हमें रिलाई करना पड़ रहा था। तो विद दिस हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे, कंट्री साइड एंड दी कॉलोनियलिज्म। बाय बाय एंड टेक केयर।